नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए 1908 का भारत। चारों तरफ अंग्रेजी की हुकूमत का डर, हर शहर में पुलिस की छापेमारी और हर आवाज़ जो आज़ादी के लिए उठती थी उसे कुचल दिया जाता था। लेकिन उसी समय अंधेरे में कुछ लोग ऐसे थे जो डर के नहीं बल्कि आग के साथ जीते थे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही क्रांतिकारी की जिनका नाम इतिहास में अक्सर पीछे छूट जाता है। एक ऐसा नाम जो बम बनाने वाली क्रांतिकारी के रूप में जाना गया, लेकिन जिसकी असली कहानी उससे कहीं बड़ी और दर्दनाक है। उल्लासकर का जन्म 16 अप्रैल 1885 को बंगाल में हुआ था। एक शिक्षित और सम्मानित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके विचार बहुत जल्दी ही व्यवस्था के खिलाफ होने लगे। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और विशेष रूप से विज्ञान और रसायन शास्त्र में उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन उस समय बंगाल में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही थी, वहाँ एक और पाठशाला चल रही थी, स्वतंत्रता की क्रांति की पाठशाला, और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। 1905 के बंग भंग आंदोलन के बाद बंगाल में गुस्सा बढ़ रहा था। युवाओं के मन में यह भावना थी कि सिर्फ भाषण और अहिंसक विरोध से अंग्रेज नहीं जाएंगे। उल्लासकर दत्त भी धीरे धीरे इस विचारधारा से जुड़ गए। वे जुड़े क्रांतिकारी संगठन, अनुशीलन समिति और बाद में युगांतर समूह से। इन संगठनों का उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध। 1908 में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसे इतिहास में अलीपुर बम केस के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का लक्ष्य था कि ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को निशाना बनाना, जिसने भारतीयों पर अत्याचार किए थे। इस मिशन में इस्तेमाल हुए बमों को तैयार करने में उल्लासकर दत्त की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, और यह वही दौर था जब युवा क्रांतिकारी विचार से आगे बढ़कर कार्रवाई की ओर जा रहे थे। लेकिन यह मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ और ब्रिटिश पुलिस को बहुत बड़ा सुराग मिल गया। जल्द ही कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उल्लासकर दत्त भी उनमें शामिल थे। उन पर आरोप लगा कि वे सरकार के खिलाफ बम बनाने और साजिश में शामिल थे। उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में अपील के बाद सजा बदलकर आजीवन कारावास और काला पानी कर दिया गया। सेल्युलर जेल अंडमान, जिसे लोग काला पानी कहते थे, यह सिर्फ जेल नहीं थी, यह इंसान की आत्मा को तोड़ देने वाली जगह थी। यहाँ कैदियों को भारी श्रम कराया जाता था, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी और लगातार अपमान झेलना पड़ता था। उल्लासकर दत्त को भी इसी अमानवीय व्यवस्था का सामना करना पड़ा। कई रिपोर्टों और लेखों के अनुसार उन्हें इतनी कठोर यातनाएं दी गईं कि उनका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हुई। जेल में उनसे ऐसे काम कराए गए जो इंसानी क्षमता से बाहर थे। कभी तेल मिल में काम, कभी पत्थर तोड़ना और कभी भारी सामान ढोना। धीरे धीरे यह यातना उनकी मानसिक स्थिति पर असर डालने लगी। उनकी हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें कई बार मानसिक रूप से अस्थिर माना गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अस्थिरता उनकी कमजोरी थी या उस अमानवीय व्यवस्था का परिणाम। जेल से रिहा होने के बाद भी उल्लासकर दत्त का जीवन आसान नहीं था। वे कई सालों तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखने की कोशिश की। उनकी किताब अमर काराजीवन 12 Years of Prison Life ब्रिटिश जेल की क्रूरता का एक सच्चा दस्तावेज बन गई। इस किताब में उन्होंने दिखाया कि इंसान को धीरे धीरे कैसे तोड़ा जाता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कई क्रांतिकारियों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उल्लासकर दत्त भी जीवन के अंतिम वर्षों में अकेलेपन और संघर्ष में रहे। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इतिहास के पन्नों में गुम होकर बिताया और 17 मई 1965 को उनका निधन हुआ। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि उल्लासकर दत्त जैसे कई क्रांतिकारी इतिहास की मुख्य धारा में उतने प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि इतिहास अक्सर नेताओं और बड़े राजनीतिक चेहरों पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन आज़ादी की असली कहानी उन गुमनाम लोगों से बनी है जिन्होंने अपने जीवन की कीमत पर स्वतंत्रता का सपना देखा। उल्लासकर दत्त सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे उस दौर की कहानी है जहाँ विचार रखना भी जोखिम था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक लंबा, दर्दनाक और साहस से भरा संघर्ष है। आज जब हम आज़ादी में सांस लेते हैं तो हमें उन गुमनाम नायकों को याद करना चाहिए जिनकी कहानियां इतिहास के हाशिए पर रह गईं, और उन्हीं में से एक नाम है उल्लासकर दत्त। अगर आपको ऐसी भूली बिसरी कहानियां पसंद है तो बताइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो लिखा जाता है, बल्कि वह भी होता है जो भुला दिया जाता है। धन्यवाद।